इस वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है क्लास 11th का उसमें से कुछ कंसेप्ट लिए हैं। उनमें से पहले पॉइंट लिया है कि भाई जनरल फॉर्म क्या होती है और उस जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। फिर मैंने लिया एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का है, वो क्या फार्मूला है। फिर बात करिए कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालें। और इस वीडियो के एंड में मैंने जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक का लास्ट 10.3 एक्सरसाइज है ना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ऑलरेडी मैंने 10.102 प्रोवाइड कर रखे हैं, इनके वीडियो बना चुका हूं। चलिए पहले बात करता हूं ये जनरल फॉर्म जो मैं कह रहा हूं ये होती क्या है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन की, किसी भी लाइन की इक्वेशन है ना, वो जनरल फॉर्म क्या होती है, वो इस फॉर्म को जनरल फॉर्म कहते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप सबको पता है एक लाइन जो है ना 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। ये एक लाइन है, इसका अगर ग्राफिकली बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब भी किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है ना तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये जनरल फॉर्म है, राइट। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जनरल फॉर्म के साथ में कि भाई m करके एक स्लोप आता था। तो मैं अगर आपको एक नई चीज बताऊंगा पहली बार, अगर ये जनरल फॉर्म आपको दे रखी हो तो उसका स्लोप कैसे निकालें, तो मैं आपको बताऊंगा जनरल फॉर्म से किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए। तो देखिए उसका फार्मूला क्या है। अगर मुझे जनरल फॉर्म दे दी जाए, मान लीजिए यही जनरल फॉर्म है, तो स्लोप निकालने का फार्मूला है, स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये फार्मूला होता है स्लोप निकालने का। सर आप करके बताइए कैसे कर रहे हैं। तो चलिए ये मैंने ले ली। इसके नीचे मैं क्या करता हूं, जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए लिख लेता हूं कि भाई आपको समझ में आ जाए कि ए क्या है और बी क्या है। अगर यहां कंपैरिजन करूंगा तो ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू 2 आई, और मेरे को लगता है सी की जरूरत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने स्लोप निकाला, तो स्लोप का फार्मूला मैंने बताया क्या है। स्लोप का फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो ए है ना, तो माइनस ए अपॉन बी निकालना है। तो ए की वैल्यू तो ये 3 है, तो -3/2 है, ये इस लाइन का स्लोप है। वापिस बता दो मैंने स्लाइड में करा क्या है। इस स्लाइड में मैंने एक चीज आपको बताई कि भाई जनरल फॉर्म जो है, इस फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ कहते हैं। और अगर हमें ये दे रखा हो तो स्लोप निकालने का फार्मूला ये है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये फार्मूला आया कहां से, कोई इसका डेरिवेशन है। चलो उसकी बात करते हैं। देखिए मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको जनरल फॉर्म दे रखी है, यानी कि ये वाली, और आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, यानी कि सीधी सी बात करें कि मैंने आपको कहा था ना भी ये स्लोप आया कैसे, वो अगर बनाना है तो कैसे कन्वर्ट करें। थोड़ा सा याद दिलाता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी क्या, जिससे कि आपको क्लिक हो जाएगी कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए इस तरह की जो फॉर्म है मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर एक लाइन है वो y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट बनाता है तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। और इसमें m जो है वो स्लोप था, यानी कि इस लाइन का m स्लोप है, और जो c है ना ये y इंटरसेप्ट था, यानी कि ये इंटरसेप्ट y पे बनता था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूं आपको, बड़ा इजी है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, किससे, जनरल फॉर्म से। तो देखिए जनरल फॉर्म हमें दे रखी है x प्लस 7y इक्वल टू 0। चलिए अब मैं आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना बताता हूं जनरल फॉर्म से। ये हमारी इक्वेशन है, इसको मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना है। मुझे एक तरफ y चाहिए ना, तो मैं 7y को तो यहां रखूंगा और इस x को ट्रांसपोज कर देता हूं, ये बन जाएगा -x। अब मुझे तो अकेला y चाहिए, तो मैं डिवाइड करूंगा, किससे, डिवाइड बोथ साइड बाई 7। ये हो जाएगा 7y अपॉन 7 इक्वल टू -x/7। 7 से 7 मैंने यहां पे कट कर दिया, तो मेरा ये बना y इक्वल टू -x/7। और देखिए इसमें 0 लिख रहा हूं क्योंकि हमारा जो c है ना वो तो है ही नहीं, तो ये c 0 हो गया। अब मैं ये मेरी बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं और हमसे कोई कहे कि भाई स्लोप निकालो,
तो मेरा स्लोप आ जाएगा -1/7। ये लीजिए, क्लियर। और अगर हमसे पूछे कि भैया y इंटरसेप्ट निकालो, तो c की वैल्यू इस केस में 0 है। क्लियर हुई बात। तो मैंने एक फार्मूले से यह बताने की कोशिश करा कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते कैसे। दूसरा कन्वर्जन बताता हूं आपको, बड़ा मजेदार है। कहता है कि आपको जनरल फॉर्म दे रखी है और इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। सर इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है? मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म थी क्या। देखिए, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है, ये लाइन है ना, अगर एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बनाए, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बनाए, तब x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। तो मेरा आज का एजेंडा है, अभी का एजेंडा है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, और कहता है फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले यहां पे 1 है, तो क्या करने वाला हूं मैं, इस क्वेश्चन में ना 3x प्लस 2y को मैंने उधर 12 भेज दिया, करेक्ट। अब मुझे अगर 1 बनाना है तो मैं बोथ साइड 12 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 12। सर ये 12 से क्यों डिवाइड करोगे? अगर 12 से 12 डिवाइड करूंगा तो ही तो ये बनेगा 1। तो 3x बाई 12 यहां पे रख दिया मैंने, 2y बाई 12 यहां रख दिया, और 12 बाई 12 यहां पे रख दिया। अब ये फर्दर इक्वेशन है ना, मैं यहां पे कर देता हूं। नेक्स्ट क्या आता है देखिए, ये मेरा बन जाएगा 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि x बाई 4 बन गया, ठीक है। ये 2 1 जा 2 6 जा, प्लस में y बाई 6 हो गया, और ये 1 बन गया। अब इसको मैं कंपेयर कर देता हूं इसके साथ में, यानी कि x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1 से अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो a की वैल्यू मेरी यहां पे 4 आ गई, यानी कि x का इंटरसेप्ट है ना वो a है, और वो किसके बराबर आ गया, 4 आ गया। x इंटरसेप्ट है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, आपको लिखने में तरह दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि a की वैल्यू जो है ना वो मेरा 4 आ गया, और यहां पे b वाई इंटरसेप्ट y है ना, तो b की वैल्यू मेरे आ गई 6। यही तो क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ और फिर इंटरसेप्ट निकालो। तो x a यहां लिख देता हूं, x इंटरसेप्ट जो है वो है 4, और मेरा y इंटरसेप्ट है ना वो है 6। आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, कहता है जनरल फॉर्म दे रखी है हमें और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए नॉर्मल फॉर्म अगर आप भूल गए हो तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सर कैसे? अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन बताई होगी मैंने पिछली एक्सरसाइज में, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होता है, और ये जो डिस्टेंस वाली लाइन है ना, अगर एक्स एक्स के साथ ओमेगा एंगल बना रही है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और ये फॉर्म मुझे बनानी है जनरल फॉर्म से। तो कैसे बनाएंगे? यानी कि सीधी सी बात करें, अगर मुझे ओमेगा एंगल मिल जाए और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो मेरी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल लेके करके बताता हूं, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाएगा। लीजिए ये मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इस 8 को मैं यहां ले आता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस में √3y इक्वल टू -8। अब ये -8 नहीं चाहिए मुझे, तो भाई ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये तो डिस्टेंस ही होता है ना। तो मैं इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, -1 से डिवाइड करता हूं, -1 डिवाइड बोथ साइड, और मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, डिवाइड बोथ साइड। और क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसको करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये -x बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये प्लस का √3y बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ना ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करूंगा। वापिस बताता हूं क्या करने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं डिवाइड बोथ साइड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इनके अंडर रूट से डिवाइड कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए इसका डेरिवेशन मैंने आपको नहीं बताया,
तो डेरिवेशन में आपको पता लग जाएगा ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। तो यहां पे ए की वैल्यू अगर आप नोट करोगे ना, लिख देता हूं, वो ए की वैल्यू यहां से करा तो -1 आया, और बी की वैल्यू जो है वो आपने देखा तो √3 आया। तो मुझे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकाला, तो ए का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, और अगर कोई मुझे कहे इसका स्क्वायर रूट लो तो इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1 प्लस में 3, और ये आंसर आ गया 4 का 2 आया, तो ये बराबर हो गया 2। तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं किसको, इस इक्वेशन को, ये बन गया -x/2 प्लस में √3/2 y, और ये 8/2 करा। देखिए 8/2 क्या होता है, 4 होता है। अब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं, यानी कि ये लिख देता हूं x cos ओमेगा प्लस में y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो p की वैल्यू तो सबसे पहले निकल आई, यानी कि p आ गया 8/2 4, पहली चीज ये आ गई, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे पता लगा कि भाई कोस ओमेगा है वो माइनस, यानी कि कोस ओमेगा -1/2 है, और साइन ओमेगा जो है वो बराबर है √3/2। तो कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, ये चीज मेरी निकल के आई। तो कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू जो होती है देखिए 60 डिग्री पे होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे 60 डिग्री बनाना है तो आपको 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आया। आपको रिपीट कर रहा हूं, ये कहानी क्या कर रहा हूं। मैंने देखा कि √3/2 किस पे होता है, 60 पे होता है, थीटा 60 डिग्री है, और इस 60 डिग्री में मुझे सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। तो सेकंड के लिए 180 में से मैंने 60 माइनस किया, तो मेरा ओमेगा मिल गया 120, यानी कि यहां से ओमेगा 120 डिग्री आया। सर कैसे आया, कि मैंने ये देखा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इक्वेशन बनाना आसान हो गया, यानी कि इक्वेशन में लिख देता हूं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है ना, वो नॉर्मल फॉर्म है ना, तो वो बन जाएगी x यानी कि कोस 120 प्लस में y साइन 120 और इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए कहता है तो। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है कि एक पॉइंट है, लीजिए ये पॉइंट मान लेते हैं हम Px1y1, और एक लाइन है, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इसकी। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस, ये d है, मुझे d निकालना है इस पॉइंट से। देखिए डिस्टेंस वही होता है जो लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये है, यानी कि ये जो पॉइंट था ना x1 y1, ये पॉइंट जो है मैंने x की जगह पे x1 रख दिया, y की जगह पे y1 रखा, और जो भी आंसर आया उसका मॉडुलस ले लिया। सर मॉडुलस क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिवाइड करा है a स्क्वायर b स्क्वायर से। इसकी डेरिवेशन तो मैं बाद में बताऊंगा फार्मूले डेरिवेशन वाले वीडियो में, अभी मैं करके बताता हूं कि डिस्टेंस निकालते कैसे। देखिए क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, तो x1 हो गया -1, y1 हो गया 1। लेकिन ये इक्वेशन बना लेते हैं पहले। इसको इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा 12x प्लस में 72 और 5y माइनस में 10। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, 12x माइनस 5y और यहां पे प्लस 72 और ये प्लस का 10 बन गया इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 5y प्लस में 82, ये मेरी जनरल इक्वेशन है इसकी तरह, ठीक है। और ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, कहता है इस जनरल इक्वेशन में x1 जो है वो पुट कर दो x की जगह पे, x1 तो -1 है, तो इस जनरल इक्वेशन में जहां जहां x है वहां मैं x -1 पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा 12 इंटू -1, ठीक है, प्लस में। अब देखो y की जगह पे 1 पुट करना है, y यहां पे है, तो ये हो जाएगा -1 लिख देता हूं मैं, क्योंकि -1 इसलिए रखे हमारी इक्वेशन में ही माइनस है, तो माइनस का 5 और y1 पॉजिटिव है, और प्लस का 82 एज इट इज है, इसमें कोई कन्वर्जन ही नहीं है, और इसका मॉडुलस लेना है। दिस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। सर a स्क्वायर क्या होगा,
इस केस में a होगा 12 और इस केस में b की वैल्यू होगी -5। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर करके और अंडर रूट से डिवाइड करना है, डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए करके बताता हूं। तो इसके ऊपर सिंप्लीफाई किया तो -12 -5 प्लस में 82, नीचे सिंप्लीफाई किया तो 144 प्लस में 25, ये 169 आ गया। ठीक है, देखिए यहां से मुझे मिल गया 65 और यहां से 169 का होता है 13। क्लियर? ये आप बोलोगे सर कैसे आया, 169 का स्क्वायर रूट है वो 13 होता है, तो 13 1 जा 13 5 जा, यानी कि d की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। मैंने क्या बताया, वापस बताता हूं। मैंने बताया है अगर आपको पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है तो इस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल में मेरा जो d है वो 5 आ गया। राइट? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, सिक्स्थ वाला। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ध्यान दीजिए, और हमें डिस्टेंस d निकालना है। अब आप सबको पता भाई पैरेलल लाइन में डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होता है। पैरेलल लाइन अगर आपको याद है ना, 10th क्लास की याद दिलाता हूं, उसकी कंडीशन थी a1/a2 बराबर है b1/b2 नोट बराबर है c1/c2। यानी कि पैरेलल लाइन में देखो ax by ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों बराबर हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ c1 c2 का होता है पैरेलल लाइन में। सर फार्मूला क्या है, c1 माइनस c2 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं, आपको और अच्छी तरह से आएगा। देखिए सबसे पहला काम है c1 c2 निकालते हैं। अगर मैं इसके नीचे रखता हूं ax प्लस में by प्लस में c1 इक्वल टू 0, तो यहां से c1 आया -34, ये मेरा पहला पॉइंट है। फिर देखिए अगर इसके नीचे लिखता हूं ax प्लस में by प्लस में c2, यहां पे अगर मैं लूं तो c2 की वैल्यू आई 31। अब मुझे ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं। फार्मूले में मैंने वैल्यू रखी c1 यानी कि -34 -31 और जो वैल्यू आए उसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a मेरा है 15 यानी कि 15 का स्क्वायर, b मेरा है 8 और इसका स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। ये 65 आता है, पॉजिटिव 65 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 64 होता है, 289 होता है। 289 का स्क्वायर रूट करोगे तो 17 आएगा। अगर आपका आंसर 65/17 आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेनेशन करी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहीं कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, कहते हैं इसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं और कहते हैं इनका स्लोप निकालो और वाई इंटरसेप्ट निकालो। तो एक तरफ अगर y है तो मैं y वाली टर्म को तो रख लेता हूं एक तरफ और बाकी चीजों को ले जाता हूं उधर, यानी कि ये ट्रांसपोज करेंगे तो -6x प्लस का 5 बना। मुझे 3 को भी हटाना है, 3 को वहां भेजूंगा तो -6/3x यहां डिवाइड हो जाएगा और 5 के नीचे भी हो जाएगा। तो ये बन गया -2x प्लस में 5/3। इससे अगर मैं कंपेयर कर दूं y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो ऑन कंपेरिजन मेरे को यहां से स्लोप जो है वो मिल गया -2। हमसे स्लोप ही पूछा था, बिल्कुल ठीक है। फिर y इंटरसेप्ट भी पूछा है, तो c जो होता है ना वो y इंटरसेप्ट है, यानी कि c की वैल्यू होगी 5/3। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं mx प्लस में c, तो देखिए कंपैरिजन करने से पहली बात तो m जो है वो 0 आ गया, है ही नहीं। और अगर आप देखो c इंटरसेप्ट है वो भी 0 है। तो ये अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहूं y इक्वल टू 0 जो होता है ना,
वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो एक्स एक्सिस में अगर आप देखो तो स्लोप जीरो होता है, बिल्कुल जीरो आ रहा है, और वाई इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये और भी मजेदार है, लेकिन हमें इसको करना है, कहते हैं इसको रिड्यूस करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। चलिए पहला पार्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड बताता हूं। इसमें राइट हैंड साइड में वन है, तो मुझे यहां वन बनाना है। यहां वन कैसे बन जाए, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाई 6 कर दूं तो बात बन जाए। तो ये क्या बनेगा, 4x/6 ये बन गया, 3y/6 बन गया, और ये 6/6 बना। इसको सिंप्लीफाई करा है तो 2x/6 2x/6 ना करके ये बन जाएगा 2x/3 सिंप्लीफाई, और यहां 3 1 जा 3 2 जा, ये बन गया -y/2, और ये 1 बन गया। अब मुझे तो इस तरह से बनाना है, तो इसको रीराइट कर लेते हैं, x और ये जो 2 है इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। प्लस में y/b है ना, तो ये y के नीचे -2 लिख लेता हूं, और इक्वल टू 1। कंपेयर करूंगा तो मेरा x इंटरसेप्ट आया 3/2, यानी कि a की वैल्यू, और y इंटरसेप्ट है ना यानी कि b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है वो मैं आपको यहां से देता हूं, -2 आ जाएगा। ये लीजिए -2 आ गया। हमसे यही तो पूछा था, क्या पूछा था कि भैया इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ, ये लीजिए बना दी। फिर कहता है कि उनका इंटरसेप्ट भी लिखो, वो भी लिख दिया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, और सोल्व करके ये बताया है कि इसमें x का इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, ध्यान में रखना, नो x इंटरसेप्ट, और y का इंटरसेप्ट है वो -2/3 है। सर x का इंटरसेप्ट क्यों नहीं है, भाई x की तो टर्म ही नहीं है ना, सो दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आपको याद है नॉर्मल फॉर्म के लिए मुझे परपेंडिकुलर निकालना होता है और एंगल निकालना होता है ओमेगा। पहला पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड पार्ट बताता हूं आपको। सेकंड पार्ट में देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या करी, इसमें अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, इसमें मैंने ये करा है कि इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करा, और कंपैरिजन करके मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और a² b² निकाला तो वो 1 आया। पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखा जाए तो ये कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा। अब इसको मैंने कंपेयर करा, तो इस तरह से कंपेयर करने पर x देखो, ये दो नॉर्मल फॉर्म होती है ना, तो कोस ओमेगा जो है वो मेरा 0 आया, तो लीजिए 0 लिख दिया। साइन ओमेगा है वो 1 आया, 1 लिख दीजिए। और कोस ओमेगा 0 है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कोस 0 होता है और साइन की वैल्यू 1 होती है। और ये मेरा इक्वेशन में 2 आई रखा था ऑलरेडी, तो ये मेरा नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन हो गया है। सिंपल था। इस क्वेश्चन को करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दोनों तरफ डिवाइड करना है a² b² से। ये लीजिए मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, a² b² से दोनों तरफ डिवाइड करा, दोनों तरफ a² b² से डिवाइड किया, तो a और b है क्या पहले वो देख लीजिए। a की वैल्यू यहां पे है 1 और b की वैल्यू है -1, इन दोनों का स्क्वायर करा तो √2 आया। जब मैंने दोनों तरफ डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर मेरा इस तरह का इक्वेशन बनता है। अब 4√2 जो ये है इसको सिंप्लीफाई करके यानी कि 2√2 आया, मैंने रेशनलाइज किया तो ये p की वैल्यू आ गई, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल फॉर्म के साथ, तो कोस ओमेगा मेरा बन गया 1/√2। ये लीजिए साइन ओमेगा है माइनस का बना, तो साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनते हैं। वैसे 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 45 है, अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू चाहिए तो 360 में से माइनस कर दी, 315 मेरा ओमेगा की वैल्यू आ गया।
इस नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन में अगर मैं p और ओमेगा पुट कर देता हूं तो ये मेरी इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बन जाती है। ये आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कर लिया है जब मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, चलिए उस पॉइंट को, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, इसका एक लाइन से ना वो डिस्टेंस 4 यूनिट है। मैं ये लाइन मान लेता हूं, ये डॉटेड वाली जो लाइन है, ये लाइन मुझे दे रखी है। इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 4x प्लस में 3y इक्वल टू 12, ये लाइन बन जाती है। क्लियर? तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। आई होप हमें पता होगा कि ये एक फार्मूला मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ाया था डिस्टेंस का, और ये डिस्टेंस का फार्मूले में मैं क्या पुट करने वाला हूं, यहां पे ये जो x1 y1 है ना, ये तो है हमारा ये वाला, और जो d की वैल्यू है ना वो 4 दे रखी है, यानी कि ये d होता है। और ये जो लाइन की इक्वेशन, आप बोलो सर ये आपने कैसे करी, इसको मैंने एलसीएम ले लिया 12 और ये हो जाएगा 4x प्लस में 3y इक्वल टू 1, और ये 12 को ट्रांसपोज कर दिया, ज्यादा ज्यादा आप इसको यहां ले लिए 4x प्लस 3y माइनस 12, ये आपने इक्वेशन जनरल फॉर्म में बना ली। अब d की जगह पे मैं 4 रखने वाला हूं, ये मैंने 4 रख दिया, मॉडुलस का साइन। फिर ये कहता है ax1, यानी कि x1 का मतलब है यहां पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में, अगर देखो y की वैल्यू 0 है, यहां अगर आप 0 पुट करते हो तो 3 इंटू 0 माइनस 12, और मॉडुलस बंद कर दिया मैंने। नीचे आ गया ए स्क्र बी स्क्र। सर ए स्क्र बी स्क्र क्या है, देखिए बताऊं, अगर आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हो तो इससे a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, तो मुझे यहां से 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 4x माइनस में 12, इसका मॉडुलस बंद कर दिया, और नीचे हो गया 16 प्लस में 9, 5 आ गया। इसको मैं वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, और ये हो जाएगा 4x माइनस में 12। अब देखिए दो, ये तो 20 आ गया, यानी कि 4x माइनस में 12 जो है वो 20 के बराबर है। अब ये x की वैल्यू निकालने की दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। सर कैसे दो पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। भाई अगर आपको मॉडुलस का थोड़ा सा नॉलेज है, तो अगर मॉडुलस ऑफ x 7 के बराबर है तो दो चीजें होती हैं, x माइनस 7 भी हो सकता है और प्लस 7 भी। तो सिमिलरली ये अगर मॉडुलस 20 की इसके बराबर है तो दो पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। सर कौन सी? एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भैया जो ये 4x माइनस का 12 है ना, ये प्लस 20 भी हो सकता है, ये फर्स्ट केस हो गया। और दूसरा केस ये भी तो हो सकता है 4x माइनस 12 है वो माइनस 20 हो, दोनों केस होंगे। चलिए पहला केस लेते हैं, ये केस 1 में मैंने इसको प्लस 20 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई किया, वहां पे 20 में 12 ऐड करोगे 32 आ जाएगा, x की वैल्यू 30 जो 2 आई, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 आया, तो पॉइंट बन गया 8,0। ये पहला पॉसिबिलिटी बनी। सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अगर इन प्लेस ऑफ प्लस 20 माइनस 20 आया तो इस केस में इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 20 और ये प्लस का 12 बन जाएगा। 4x इज इक्वल टू माइनस 8, x की वैल्यू आ गई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि माइनस 2। यहां पे पॉइंट बना -2,0। ये दोनों पॉसिबिलिटी, यानी कि दो, हमसे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस था ना, तो ये इसके आंसर है। दोनों आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए ये केस 2 आपको समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि मॉडुलस मैंने ओपन किया है। केस 1 क्यों आया, एक बार प्लस का 20 लिया है, एक बार माइनस 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल इस क्वेश्चन का मैंने ये वाला पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे करा है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, कहता है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मैंने मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ये ले ली, दूसरी ये ले ली।
इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस को मान लीजिए मैं d मान लेता हूं। इसका तो मुझे फार्मूला पता है, ये रहा देखिए फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला मुझे पता है। ये C1 C2 क्या है ये आपको जनरल फॉर्म में समझाता हूं। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा LX प्लस में LY प्लस में P इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। LX प्लस में LY माइनस R इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन है। अगर इससे मैं कंपेयर करूं, लीजिए AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, तो यहां से C1 की वैल्यू P आती है। क्लियर? और इस केस में भी अगर मैं AX प्लस में BY प्लस में C2 इक्वल टू 0 लिखूं तो C2 की वैल्यू यहां से माइनस R आती है। इन C1 और C2 को व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहां पे मैं पुट करने वाला हूं इस फार्मूले में। ये फार्मूला भी लिख देता हूं और इस फार्मूले से मुझे आइडिया लग जाएगा। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन पूछा था ना डिस्टेंस, तो D बराबर है C1 यानी कि ये हो गया P माइनस C2 यानी कि माइनस R, और इसका मॉडुलस ले लिया मैंने। और आप देखो तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे L दे रखी है, और अगर आप नोट करो b की वैल्यू भी L है, तो L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर 2 बार आ गई। ऊपर देखते सिंप्लीफाई करने पर p प्लस में R आ गया। नीचे आप देखो 2L स्क्वायर बना, और 2L स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और इसका मॉडुलस है। तो अगर आप नोट करें डिनोमिनेटर में रूट 2L और ये p प्लस में R है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगेन जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, सब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो आपने बताया है इसका फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा। लीजिए डिस्टेंस लिख देता हूं, d इक्वल टू p प्लस में R, और इसको 1/√2 को मैं अगर यहां ले लेता हूं और ये नीचे में L ले लेता हूं, भाई L स्क्वायर का, और इस पूरे को मॉडुलस में डाल देता हूं, तो दिस इज द आंसर जो हमसे पूछा गया था। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। हमें एक लाइन दे रखी है, ये लीजिए लाइन दे दी भाई, और इस लाइन को दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, उसको मैं रेड इंक ले लेता हूं, ये रेड वाली ले ली, इसके पैरेलल है। और कहता है ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, लाइन पैरेलल, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये पासिंग थ्रू जो लाइन पैरेलल वाली है ना वो -2, 3 से पास करती है। हमें इक्वेशन निकालनी है। देखिए अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए, इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर मुझे m2 मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो और पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। तो हमें पता है स्लोप निकालने का, यानी कि m1 जो स्लोप मैंने लिया है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -4 हो गया, तो ये स्लोप हो गया 3/4। और आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल का मतलब है उनका जो स्लोप है वो बराबर होगा, यानी कि m1 m2 बराबर होगा। तो यहां पे m2 की वैल्यू भी 3/4 आ गया। तो देखिए मुझे स्लोप मिल गया। अगर मुझे यहां से स्लोप मिल गया m2, तो पॉइंट तो है ही, तो मैं इस फार्मूले की हेल्प से इक्वेशन निकालूंगा, और वो इक्वेशन हो जाएगी, लिख देता हूं, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, यानी कि 3, m की वैल्यू ये हो जाएगी 3/4, और x माइनस x1 की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया। इस 4 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस में 6। तो 4y को अगर मैं वहां ले जाऊं, या 3x को, एक ही बात है, तो 4y को इसको ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 4y, और -12 भी वहां जाएगा तो 18 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 7th क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन भी मजेदार है, सेम फार्मूला लग रहा है। सर कैसे फार्मूला सेम लग रहा है? देखिए मैं बताता हूं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक मुझे लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है मैंने जो रेड से, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है।
अच्छा, आपको या परपेंडिकुलर की बात आई है तो ये मैं लिख देता हूं। इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए ये लाइन है, और ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंड, ये जो रेड वाली है ना, इसकी इक्वेशन तो मुझे दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। और कहता है हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि भैया एक्स एक्सिस से पास करती है, और वो पॉइंट है वो 3,0 है जिससे पास करे। सर कैसे? अगर कोई लाइन एक्स इंटरसेप्ट रखती है 3, तो उसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे 3 पे कट करती है, तो 3,0 से पास करती है। तो मुझे पॉइंट मिल गया। अगर स्लोप भी मिल जाए तो काम बन गया। कैसे? मैं इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, इसका m2 मान लेता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन m1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, उसके आगे -1 है तो माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -7, सिंप्लीफाई किया 1/7 आया। अच्छा, लाइंस आर परपेंडिकुलर। आपको पता होगा अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में जो स्लोप का रिलेशन होता है वो ये होता है m1 m2 = -1। तो ये मैंने m2 जो है वो यहां से निकालूंगा। m1 की जगह पे मैंने 17 रखा, ये m2 रखा, ये -1 है, तो m2 की वैल्यू मुझे -7 मिल गई। अब मेरे पास स्लोप आ गया, मेरे पास पॉइंट आ गया, तो मैं इस फार्मूले से मैं आंसर निकालूंगा इक्वेशन का। तो इक्वेशन जो निकालने के लिए कहा है y - y1, y1 है 0, ये लीजिए। m की वैल्यू -7 है, x - x1, x1 है मेरा 3, यहां रख दिया। तो ये y = -7x + 21, -7x मैं यहां ले आया तो 7x + y, और -21 हो जाएगा अगर ये इस तरफ आता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 8 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेल, 9th क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन है तो सबसे पहले तो मैं बिना किसी के कहे दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। और ये जो लाइन ड्रॉ करने का पीछे रीजन है कि पिक्टोरियल फॉर्म में समझ में आ जाता है। इनके बीच में एंगल थीटा है। देखिए एंगल तो ये भी होता है फाई, एक एक्यूट होता है एक ऑब्टूस होता है, तो वो तो 180 में से निकाल लेंगे। तो अगर आपको याद हो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। सर कैसे? ये लीजिए, ये पहली जो है लाइन है, इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान लेता हूं, और m1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस साइन बाहर होता है, डिवाइडेड बाई 1, और ये आ गया आपका -√3। और इसका आ गया है, आप देखोगे तो m2 जो है कोफिशिएंट ऑफ यानी कि x यानी कि 1, और डिवाइडेड बाई, ये अगर मैंने लिख दिया -1/√3, ये मेरा m2 आ गया। ये m2 हो गया, ये m1 हो गया। अगर मुझे ये दोनों स्लोप मिल जाएं तो बड़ा आसानी से हो जाएंगे। एंगल निकालना है तो देखिए m2 की वैल्यू पुट करते हैं, -1/√3, माइनस का साइन है, माइनस ऑफ माइनस करोगे तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में m1 की जगह पे मैंने लिखा -1/√3, और यहां m2 की जगह पे रखा -√3, और ब्रैकेट बंद करके इसका मॉडुलस लिख दिया। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कट करते हैं। पहले आप नोट करोगे ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस +1 बन गया। यहां एलसीएम आया √3, तो -1 प्लस में 3 बना ऊपर, नीचे 1 प्लस में 1 बना। इसको सिंप्लीफाई करा तो फर्दर बना मेरा 2/√3, और ये नीचे 2 भी आ गया, ये मॉडुलस आ गया। अब देखिए इस 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं तो ये 1/√3 बना मेरा मॉडुलस का। तो मुझे यहां पे tan थीटा जो है ना वो 1/√3 मिला। तो 1/√3 अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू, यानी कि ये होता है 30 पे, तो 30 डिग्री लिख देता हूं। अगर ये मैं tan थीटा ले लेता हूं माइनस का 1/√3,
तो ये सीधी सी बात है, ये अगर 30 ले रहा हूं तो ये वाला 180 में से माइनस कर देता हूं, तो इस केस में आंसर आ जाएगा 150, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो नेगेटिव होता है। तो ये दोनों एंगल मुझे निकालने थे। 150, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, दिस इज 5 और 30, ये आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 10 ले लेते हैं। वेल, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द लाइन थ्रो दीज टू पॉइंट, एक लाइन की बात कर रहा है, तो लीजिए पहले लाइन ड्रॉ कर ली है, ये मैंने लाइन है, इंटरसेक्ट करती है दूसरी लाइन को एट राइट एंगल। ये दूसरी लाइन जो है रेड कलर वाली, इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सीधी सी बात अगर समझ में मेरे ये आई कि इनके बीच में 90 डिग्री है। ये पॉइंट दे रखा है h,3 और मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है 4,1 और इंटरसेक्ट द लाइन, ये लाइन दे रखी है 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0। अब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो मुझे पता है दोनों का जो स्लोप है वो -1 होता है, तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहली लाइन का स्लोप जो है ना m1, वो कैसे निकालेंगे? देखो m1 इसका फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 मैं इसको ले लेता हूं, अगर मान लीजिए मैंने इसको ले लिया y2, तो 3 माइनस में 1 और h माइनस में 4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई h - 4 आ गया m1। m2 इसका स्लोप ले लेते हैं, और इसका स्लोप जो होता है वो क्या है, आप सबको पता है, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए अगर मैं आपको लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि ये माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, 7/9 आ गया। एज लाइन आर परपेंडिकुलर, लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अब m1 तो मेरा ये आया है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई h - 4 मल्टीप्लाई बाई 7/9, दिस इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 14 और नीचे आएगा 9h - 36 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 14 इक्वल टू माइनस का 9h प्लस का 36। क्लियर हो गया? अब 9h यहां ले आया मैं, पॉजिटिव हो गया, 36 को मैंने 14 से माइनस करा, तो 9h इज इक्वल टू ये हो गया 22। h की वैल्यू मुझे निकालने के लिए कहा है, तो 22/9 जो है, यही तो क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर आपका भी आंसर 22/9 आता है देन इट इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कहता है प्रूव करो कि ये लाइन पासिंग थ्रू दिस पैरेलल टू दिस, दो पैरेलल लाइन है, यानी कि एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है। कहता है अगर ये दोनों लाइन, एक लाइन देखिए, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये भैया x1 y1 पॉइंट ले लिया, और पैरेलल टू दिस, इसकी इक्वेशन है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। पहले वाले का स्लोप निकालते हैं। फर्स्ट का स्लोप हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए जो है उसके आगे माइनस का साइन डिवाइड, ये पहले का स्लोप है। दूसरे का स्लोप जो है m2 वो m1 के बराबर होगा। रीजन एज लाइंस आर पैरेलल, तो मैंने लाइंस पैरेलल है ना, तो मैंने इनके बराबर लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, इक्वेशन निकालते हैं। y माइनस y1 ये होता है mx माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये साफ दे रखा है पॉइंट x1 y1 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट है, यहाँ पे मैंने रखा y माइनस y1, स्लोप की जगह पे ये रख दिया माइनस a/b और x माइनस में x1। सिंप्लीफाई करते b यहां चला जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस y1 और माइनस a यहां रहेगा। तो अब मैं इस वाली टर्म को ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये प्लस बन जाएगा x माइनस x1 और b ऑलरेडी पॉजिटिव है y माइनस y1 इक्वल टू 0। अगर आपका आंसर भी ये आता है, आता क्या, ये तो वेरीफाई करना था, प्रूव करना था, बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
ओके, क्वेश्चन 12 कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है। कहते हैं टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पहला काम है डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से थोड़ी सी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। ये लीजिए, दो लाइनें हैं और ये कह रहा है कि इन दोनों का एक ही पॉइंट से पास करते, ये पॉइंट ले लेते हैं। 2,3 जो है ये मैंने पॉइंट ले लिया। इंटरसेक्ट एट एंगल 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज m, यानी कि एक का स्लोप जो है ना m1 अगर मैं मानूं वो 2 है और दूसरे का स्लोप मुझे दे नहीं रखा है तो उसको m मान लेता हूं। हमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सेकंड वाले की, जिसका स्लोप मुझे निकालना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि क्या फार्मूला था दो लाइन के बीच में एंगल का। देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा दो लाइन के बीच में एंगल का, और हमें एंगल यानी कि 60 डिग्री दे रखा है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1060, राइट। और दिस इज इक्वल टू m2, मैंने m ले लिया है, ये ले ही रखा है, तो ये हो जाएगा m माइनस में 2, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और 2 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 2 इंटू m, यानी कि 2m हो गया। इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखिए ये तो √3 होता है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा अब m माइनस में 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस में 2m। अब दो केस बनते हैं, ये मॉडुलस अगर मैं ओपन करता हूं, देखिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर रूट किसी का मॉडुलस 7 है तो दो केस है, x इज इक्वल टू -7 भी कंसिडर किया जाता है और x इज इक्वल टू 7 भी, क्योंकि दोनों केस में 7 आता है। तो पहली चीज मैं क्या लेने वाला हूं, पहली चीज ये ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने m-2 और 1 प्लस 2m को √3 ले लिया, तो यहां से m निकालता हूं। तो देखिए m कैसे निकालता हूं, इसको मैं इस तरह से पार्टीशन कर लेता हूं, यहां पे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो पहले केस में इसको केस ले लेता हूं, केस 1। केस 1 का मतलब है जब मैंने √3 पॉजिटिव लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है √3, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में 2√3m और 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो m-2 हुआ। मैं m वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2√3m माइनस का m, और ये √3 है यहां आ जाएगा, तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। अगर आप नोट करें m अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस में 1, और यहां से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस में √3 बन गया। m मुझे यहां से मिल गया, अगर मैं m को यहां ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा -1 2 प्लस में √3 और डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस में 1। देखिए इस -1 को ना अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिनोमिनेटर के साथ कर देता हूं, और या फिर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में 2√3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस में 2√3 और ऊपर बन गया मेरा 2 प्लस में √3। तो ये तो मेरा पहला स्लोप आया अगर केस 1 है, एग्री। अगर मान लीजिए केस 2 है, मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि नेगेटिव वाला ले लेते हैं। अगर केस 2 को मैं लीजिए दूसरी इंक से समझाता हूं, केस 2 का मीनिंग है कि अगर ये √3 नेगेटिव हो जाए, यानी कि m-2 और 1 प्लस 2m जो है ये माइनस का √3 हो जाए, क्लियर। तो देखिए इसको भी अगर हम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये m-2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो m-2 इंटू 1, और इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा -√3 को 1 से, तो -√3 माइनस 2√3m। इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, m के साथ में ये चीज यहां पे आ जाएगी तो प्लस का 2√3m हो जाएगा, -2 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इस -√3 एज इट इज है। m मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस में 2√3 हो गया,
और ये हो जाएगा 2 माइनस में √3। m की वैल्यू यहां पे आई 2 माइनस में √3 डिवाइडेड बाई, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 1 प्लस में 2√3। ये देखिए ये मेरा सेकंड m आया, यानी कि कब, जब सेकंड केस में -3 लिया। अब हमसे कहा गया कि इसकी इक्वेशन निकालो, तो दो सेट ऑफ इक्वेशन निकलेंगे। तो सबसे पहले लीजिए दोनों केस में इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो फर्स्ट केस में जो इक्वेशन है वो बताता हूं क्या आएगा। देखिए इस केस में इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन में अगर हमारा देखो तो पॉइंट तो 2,3 है, तो y माइनस में y1 यानी कि 3, और स्लोप की जगह पे मैंने लिख दिया 2 प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 2√3, और x की जगह पे मैंने लिखा है 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ जाता है, इसको लिख सकता हूं √3 प्लस में 2, और ये x आ जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन, प्लस में 2√3 माइनस 1, ये y का कोफिशिएंट आ जाता है, और मेरा जो कांस्टेंट टर्म आ जाता है वो आ जाता है 8√3 प्लस में 1। ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, अगर पहला m ले लेता हूं तो मैं, दूसरे केस में मान लीजिए मैं m की वैल्यू ये ले लेता हूं, तो उस केस में y माइनस y1 तो 3 है, लिख दीजिए। स्लोप की जगह पे ये लिख दिया मैंने 2 माइनस में 3, 1 प्लस में 2√3, और x माइनस में 2। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसको यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो आ जाती है √3 माइनस में 2, ये x आ गया, प्लस में 1 प्लस में 2√3 y, और ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस में 8√3। सो ये दो सेट ऑफ इक्वेशन आते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये इजी है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, तो लीजिए मैंने लाइन सेगमेंट बना दी, और कहता है कि इसका एक बाइसेक्टर है, तो और वो भी राइट बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके मिड से जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो हमें दे क्या रखा है, हमें ये जो ए बी लाइन है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,4 और -1,2, राइट। और मैं इस लाइन को ले लेता हूं, जो सी डी लाइन है ना, ये मान लीजिए एम पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। सर 90 कैसे, देखिए इसने राइट दे रखा है, बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट है, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए सबसे पहले एक काम करता हूं, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इस फार्मूले की हेल्प से मैं सबसे पहले m के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो ये फार्मूला क्या कहता था, x1 यानी कि 3 प्लस में -1, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 4 और 2 को ऐड करके इसको भी 2 से डिवाइड किया, और यहां से मुझे कोऑर्डिनेट मिला 1,3, तो मुझे 1,3 मिल गया, यानी कि m के कोऑर्डिनेट मिल गए। अच्छा अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। मुझे सी डी की लाइन सेगमेंट की है ना, उसकी इक्वेशन चाहिए। तो चलिए पहला काम तो मुझे ए बी का स्लोप निकालता हूं, पॉइंट मुझे मिल गया, तो ए बी जो लाइन है उसका स्लोप निकालने का फार्मूला है y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। y2 मैं ले लेता हूं इसको, यानी कि 2 माइनस में y1 है मेरा 4, 2 माइनस में 4 और -1 माइनस में 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 लिखा मैंने यहां पे, 1/2 आंसर आया। अब देखिए आप एग्री कर रहे हो कि भई ये जो सी डी लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है ए बी के, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो आपको पता है जो स्लोप होता है ना, वो उन दोनों का प्रोडक्ट m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर मैं इसका स्लोप को m1 ले लूं और इसके स्लोप को m2 ले लूं,
तो m1 तो मुझे मिल गया 1/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई m2 इजक्वल टू -1 है, और यहां से m2 मुझे मिल गया -2। मुझे स्लोप मिल गया किसका, यानी कि CD लाइन सेगमेंट का। अब CD लाइन सेगमेंट का स्लोप मिल गया, मेरे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो बड़ा आसानी से इसकी इक्वेशन निकाल दूंगा। देखिए कैसे, CD की इक्वेशन निकालना बहुत इजी अब हो गया। y माइनस में y1 तो मेरा ये 3 है, तो लीजिए मैंने 3 लिख दीजिए। स्लोप ये रहा -2, बिल्कुल ठीक है। x माइनस x1 यानी कि 1 है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पर इसको मैं ट्रांसपोज करके यहां ले आता हूं, तो ये बन गया 2x प्लस में y, -3 को वहां ले जाऊंगा तो 5 बन गया। सो दिस इज द इक्वेशन जो मुझसे पूछी गई थी। किसकी इक्वेशन, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन दे रखी है, ये लीजिए भैया लाइन मेरे पास दे रखी है, और एक को इस पे कह रहा है कि भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। सो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, रेड कलर की इंक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे करता है ना, A, B मान लेता हूं, ये मुझे निकालना है। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दे रखा है, यानी कि -1, 3 ये जो पॉइंट है ना P, ये दे रखा है। और इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, 3x - 4y - 16 = 0। तो मुझे A और B निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ना ये Q पॉइंट ले लिया मैंने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो PQ का जो स्लोप है ना, और इसका स्लोप है, ये दोनों 90 डिग्री है। M1 और M2 स्लोप मान लेता हूं। अब मैं M1 जब स्लोप निकालूंगा, पहले M1 निकालता हूं। M1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस साइन लगाते हैं, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो -4 है, तो ये तो आ गया 3/4। और अब बात करता हूं मैं किसकी स्लोप की, M2 की, यानी कि PQ की। तो PQ जो लाइन सेगमेंट है ना, इस PQ का जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो मैंने y2 का मतलब b, तो b माइनस में 3 और a माइनस करा तो a+1। अब अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 करने पर -1 आएगा। तो मैंने 3/4 मल्टीप्लाई करा किसके साथ, b -3 और a+1 के साथ में, और ये -1 आना चाहिए। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये हो जाएगा 3b - 9, और यहां पे हो जाएगा -1 इंटू 4a प्लस में 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो -4a -4 आएगा, और ये हो गया 3b - 9। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 4a प्लस में 3b, और -9 को यहां लाऊंगा तो प्लस का, यानी कि =2 का हो जाएगा। =2 में -9 वहां आके बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 5। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन A और B में। ऐसी ही इक्वेशन एक और बन जाएगा तो मुझे A और B निकालना आसान हो जाएगा। कैसे बन जाएगा सर आप बताता हूं, चलिए मैं समझाता हूं। अगर आप नोट करते हैं तो A और B इस लाइन पे लाई करता है, तो x की जगह पे अगर मैं A पुट कर दूं, यानी कि यहां पे लिख देता हूं Q लाई ऑन लाइन, इस पे लाई करता है, तो मैंने पॉइंट पुट करा 3a - 4b और ये = 16। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये 3 है ना, ये 4 है, मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 बन जाएगा। और इक्वेशन 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बात बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा क्या, 3 3 9a - 12b = 48। और इसको करोगे तो 4 4 16a प्लस का 12b = 4 5 20 हो गया।
अगर आप ऐड कर देते हो, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो गया, इनको करा तो 25a इज इक्वल टू 68 और a की वैल्यू आ गई 68/25। ये जो a की वैल्यू है अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, चलिए मैं इसको पार्टीशन कर लेता हूं, इसको मैंने पार्टीशन कर लिया थोड़ा सा समझाने के हिसाब से, मैनेजमेंट हो जाती है बोर्ड की इसकी। तो पुट a इज इक्वल टू 68/25 इन इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन लिख लेता हूं 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16 है ना, a की जगह पे मैं रख देता हूं 3 इंटू 68/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 16, और यहां से सीधा देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर जो b की वैल्यू आई है वो सीधा लिख देता हूं क्योंकि यहां पे जगह कम है। तो b की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई -49/25, और मुझे फुटो परपेंडिकुलर क्या मिल गया 68/25 और -49/25। ये मेरा आंसर हो गया जो पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, ये और भी इजी है। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, एक लाइन की बात हो रही है, तो चलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन होगी। कहता है एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ले लीजिए रेड कलर का ड्रॉ कर दिया, और इसने एक लाइन बोली है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना ये फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी कि ये पॉइंट मुझे 0,0 दे रखा है, और ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, और ये जो पॉइंट है ना जिसपे मीट करती है ये है -1,2। इस पॉइंट को मैं p और यहाँ के q ले लेता हूँ, राइट। अब देखिए फाइंड करना है हमें m और c की वैल्यू, ये इजी है। पहली चीज तो ये बताइए पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। पी क्यू का जो स्लोप होगा ना वो बराबर हो जाएगा, फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। y2 है मैंने 2 ले लिया तो 2 माइनस 0 और -1 माइनस 0 तो -2 आया। अब देखिए अगर मैं ये लाइन ले लेता हूं ए बी, इस लाइन ए बी का जो स्लोप है ना ये तो यहीं से मिल जाएगा, m है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो ए बी लाइन का जो स्लोप है ये एक्चुअल में m दे रखा है, इस इक्वेशन से मिल गया मुझे। अब हमें पता है कि भाई जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो परपेंडिकुलर है तो m-2 को मल्टीप्लाई किया m से, इनका -1 आना चाहिए। देखिए यहां से स्लोप मिल गया मेरा 1/2, तो पहला पार्ट मुझसे पूछा था स्लोप निकालना, वो मैंने निकाल लिया। चलिए दूसरा बताता हूं, अब c निकालना है। अब अगर आप एग्री करो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो जो Q लाई ऑन ए बी, इसका मतलब ये पॉइंट है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करने पे सेटिस्फाई करना चाहिए। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू मैंने 2 रखी और m की वैल्यू 1/2 ये लिख दिया, और x कितना है -1 रख दिया। तो यहां से ये पुट करूंगा तो मुझे c मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस में c, इसको मैं यहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 2 प्लस में 1/2 करा और ये बराबर हो गया 5/2। तो देखिए मुझे दो चीजें पूछी थी, c की वैल्यू पूछी थी और एक पूछी थी m की, तो m मेरा 1/2 है, c 5/2 है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलिए 16th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन दे रखा है, इससे एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, और वो लाइन ये है x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू k कोस थीटा। दूसरी लाइन यहां से शुरू होती है और इस लाइन का यानी कि x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस q है। हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, ये है, यानी कि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। इस फार्मूले से मैं p और q निकाल लेता हूं,
तो P कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले ओरिजिन जी हमारा यहां पे मजेदार चीज क्या, x1 y1 है ना, वो 0 0 है। तो सबसे पहले देखिए इस फार्मूले में पहला डिस्टेंस फार्मूले से मैंने क्या करा वो आपको बताता हूं। मैंने इस d की जगह पे p लिखा, ये x1 की जगह पे 0 रखा, y1 की जगह पे 0 रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो दोनों 0 बन गए यहां से। और नीचे अगर आप कंपेयर करोगे, ये किससे कंपेयर करोगे? हमारी एक इक्वेशन है किसकी, जनरल फॉर्म से, उससे a की वैल्यू मुझे लगी कोस थीटा, यानी कि अगर आप नॉर्मल, और b की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे माइनस का साइन थीटा। ए स्केयर बी स्केयर डिनोमिनेटर में होता है तो यहां पे कोस स्केयर साइन स्केयर हो गया, ये तो 1 ही हो गया। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया p का आंसर, यानी कि ये ही बचेगा और नीचे वाला 1 बन गया। क्लियर? अब मैं बात करता हूं q की। q जो है यानी कि इस बार डिस्टेंस जो है वो q हो जाएगा, लाइन यहां हो जाएगी। ये ध्यान में रखना, इस केस में a जो है वो सेक थीटा है और b जो है वो कोसेक थीटा है। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करा तो फिर बनेगा क्या? सबसे पहले मैंने ये फार्मूला लगाया, तो फार्मूला देखिए मैंने कैसे करा है। इस फार्मूले में डिस्टेंस dq हो गया, x1 मेरा 0 है। सर x1 0 क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिन से है, तो ये दोनों 0 हो गए। और यहां पे प्लस का k है तो यहां आ जाएगा तो माइनस का k हो गया। a की वैल्यू सेक थीटा है तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का स्क्वायर कर दिया। देखिए आपको याद दिला दूं, अगर आप सेक थीटा को लिखते हो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट लेते हो और फिर एलसीएम ले लेते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बना और नीचे बना साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये वाली चीज तो 1 बन गई, ये वाली बन तो हमारा स्क्वायर रूट में ये चीज है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज बन जाती है, ऊपर चले जाएगा तो साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगी। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? चलिए मैं बताता हूं। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये वाला पूरा डिनोमिनेटर के साइन थीटा कोस थीटा बन गया। ऊपर मेरा सिर्फ के बचा तो रेसिप्रोकल, यानी कि क्यू की वैल्यू ये आ गई। क्लियर? और P की वैल्यू ये आ गई। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा K को कर सकते हो मॉडुलस वैल्यू। अगर ये P और Q आपके पास आ गया, अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैसे पुट कर रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे P की जगह पे ये जो है ना मेरा P स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख देता हूं K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। 4 यहां 4 लिख दिया। Q का स्क्वायर, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने कर लिया। चलिए इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए क्या आता है, यहां लिख देता हूं। आप नोट करना, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये 4 थीटा ये बन जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इधर लिख देता हूं या यहां पे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये मेरा बन गया। 4 को अंदर ले लेता हूं, के स्क्वायर को तो बाहर के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो ये बचा कोस स्क्वायर 2 थीटा। और इस के को मैं बाहर अगर ले लेता हूं तो यहां से मुझे मिला साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बोलो सर ये कहां से आया? क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है ना वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये 4 है तो 4 ये साइन थीटा और कोस थीटा ये होता है 1। तो मेरा डिनोमिनेट ये राइट साइड में के स्क्वायर आ गया। यही तो प्रूव करना था, यानी कि मैंने क्या प्रूव करा? पी स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर जो है वो बराबर हो गया के स्क्वायर के। और इसके नीचे मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके चलो 17th क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, तो पहला काम है कि एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए ये रही ट्रायंगल ABC। उसमें अगला स्टेप देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
कहता है कि वर्टेक्स ए बी सी फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए को मैंने इसको माना है और इसका ए का दे रखा है वर्टेक्स 2,3, बी मुझे दे रखा है 4,-1 और सी मुझे दे रखा है 1,2। कहता है एक एल्टीट्यूड होता है। देखिए एल्टीट्यूड जो है वो सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं वो 90 डिग्री का ही दूसरा नाम है। तो ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, ये एल्टीट्यूड मैंने बना दिया। इसको नेमिंग दे लेता हूं, ये लीजिए मैंने नाम डी दे लिया है इसका और ये 90 डिग्री है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ, इसकी इक्वेशन निकालनी है एडी की, लेंथ भी निकालनी है और हमें इक्वेशन भी निकालनी है, दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहला काम है ये जो बीसी लाइन है ना इसकी इक्वेशन निकालते हैं और स्लोप भी निकालेंगे। तो देखिए बीसी का जो स्लोप निकालने का फार्मूला है वो है y2 माइनस y1। इसको मैं x1 y1 पहले लिख लेता हूं, x2 और y2। तो मैं करने क्या वाला हूं, इसका स्लोप निकाल लेता हूं, इसके स्लोप से मैं AD का स्लोप निकालूंगा, फिर दोनों की इक्वेशन निकालूंगा। लेंथ कैसे निकालेंगे, ये फार्मूले से लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले BC का स्लोप निकाला। BC का स्लोप होता है y2 माइनस, लिख देता हूं फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 है 2 माइनस y1 यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 1 माइनस में 4 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 यानी कि मेरा -1 आ गया। अगर ये -1 है तो इक्वेशन निकाले थे, इक्वेशन ऑफ BC, और इक्वेशन का फार्मूला है y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। तो y1 जो है मैंने ये -1 को लिया है तो y -1 तो ये +1 हो गया, -1 यहां रखा, x1 की जगह पे मैंने 4 ले लिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस का x और प्लस का 4 बना। इन सबको यहां लिया है तो x प्लस वाई और +4 यहां आएगा तो -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 1 है, इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है, ये हमें चाहिएगी, लेकिन हमसे पूछा है पहले AD की इक्वेशन निकालो जो एल्टीट्यूड है। तो AD की देखो, इसका स्लोप अगर -1 आया है, मैं इसके स्लोप को m1 मान लेता हूं और इसके स्लोप को m2 मान लेता हूं। तो देखिए m1 और m2 होता है -1 और मैंने m1 की वैल्यू यहां पे -1 ले रखी है, तो ऑब्वियसली m2 की जो स्लोप की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो पहला काम है स्लोप निकल गया, राइट। ये स्लोप है AD का, मैं लिख देता हूं AD का जो स्लोप है वो मेरा पहला प्रायोरिटी है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ AD जो है वो निकालता हूं, वो क्या हो जाएगा देखिए, y माइनस में y1, हमारे पास पॉइंट तो है, y1 हो गया 3, y माइनस y3, स्लोप 1 है, x माइनस x1 2 है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो ये x को मैं इसको पूरे को वहीं ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपका भी ये इतना आता है बिल्कुल करेक्ट है। ये किसका है, AD की इक्वेशन है, जो एल्टीट्यूड है ना उसकी इक्वेशन है ये वाली। तो इक्वेशन तो हो गया। हमसे एक चीज और उसने पूछी, अगर आपने नोट करा हो तो चलिए मैं वो यहां पे करके दिखाता हूं। हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस भी तो निकालो, लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला था अगर आपको याद हो किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का, राइट। तो मेरे लिए ये जो D है वो क्या हो जाएगा देखते हैं, AX1 इस इक्वेशन में, सॉरी BC के, मैं BC से लूंगा ना मैं, तो BC की इक्वेशन होगा तो ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में मैं पुट करने वाला हूं 2, x की जगह पे मैंने 2 पुट करा तो ये हो जाएगा 2 प्लस में, फिर y की जगह पे 3 पुट करूंगा, यहां पे मैंने 3 पुट कर दिया, प्लस का c माइनस का 3 हो गया, इसका मॉडुलस हो गया और डिवाइडेड बाई a² प्लस b² है, यानी कि a यहां पे अगर आप नोट करो A1 है B1 है,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। ये सिंप्लीफाई करा तो ऊपर 2 आया, यानी कि 2 का मॉडुलस और ये √2 आया, तो 2 का पॉजिटिव का 2 ही हो गया। तो 2/√2 है। ज्यादा से ज्यादा मैं रेशनलाइज कर देता हूं, रेशनलाइज मैं करता हूं तो मेरा आंसर √2 आ जाता है। यानी कि लेंथ भी आ गई मुझे जो मुझसे पूछी गई थी, इक्वेशन भी आ गई मुझे, और हमारा 17th क्वेश्चन ओवर हो गया। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि भैया P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द हुज इंटरसेप्ट आर ए और बी। एक लाइन है, ये मैंने डायग्राम बना लिया। कहता है ये लाइन का अगर आप नोट करें, उसके इंटरसेप्ट दे रखा है, ए इंटरसेप्ट दे रखा है और एक्स एक्सिस पे, और बी इंटरसेप्ट दे रखा है, और कहता है P इज द लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये प्रूव करना है। देखिए ओरिजिन के पॉइंट मुझे पता है 0,0 होता है, राइट, और इंटरसेप्ट इसको अगर मान लीजिए मैं पी क्यू ले लेता हूं, तो पी क्यू जो लाइन है ना, ये इसकी इन पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें पता है। वो क्या होती है? वो होती है x/a प्लस में y/b इक्वल टू 1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो bx प्लस में ay और ये ab हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में बना दूं तो bx प्लस में ay माइनस ab इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म बन गई मेरी अगर इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो। क्लियर? एलसीएम लेके अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लूं इस फार्मूले से, ये फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है ओरिजिन से ये वाला, तो इस d की जगह पे तो p आ जाएगा, लीजिए p आ गया, और x1 की जगह पे मैं 0 रखने वाला हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा x1 की जगह पे 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा b इंटू 0 प्लस में यहां पे y1 भी 0 रखूंगा, a इंटू 0 माइनस ए बी, ठीक है, और इसके नीचे जो आएगा ना ए स्क्वायर, देखिए यहां पे कंपेयर करूंगा ना मैं जनरल फॉर्म से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। इस कैपिटल ए की वैल्यू b है और इस कैपिटल b की वैल्यू आप देखोगे तो a है, तो इनडायरेक्टली मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर आ गया? चलिए आगे बताता हूं क्या किया मैंने। आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसमें P इक्वल टू ये हो गया माइनस ए बी का स्क्वायर मॉडुलस हो गया, और ये रूट हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करने से जो सबसे प्लस पॉइंट आएगा ये रूट हट जाएगा और ये पी स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी ये तो ए बी पॉजिटिव यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे बना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मैं इसका टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लूंगा दोनों तरफ तो देखिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा। ये मेरा आंसर बन गया 1/p², और यहां पे बना ये प्लस वाला ऊपर बन गया और ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर नीचे बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हर एक टर्म के नीचे डिवाइड होगा, यानी कि ए स्क्वायर के नीचे भी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के नीचे वाले भी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से लिखने पे देखिए जो हमें प्रूव करना है ना वो प्रूव हो गया। कैसे? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/p² बराबर हो गया मेरा 1/b² प्लस में 1/a²। मुझे यही तो प्रूव करना था। आई होप एग्री कर रहोगे। हैंस प्रूव्ड लिख देता हूं, ये तो प्रूव करना था। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।